सोमवार 10 मई 2021 अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर करी गई हैं। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली और देहरादून के सच्चिदानंद डबराल के द्वारा क्वारंटीन सेंटर्स और कोविड अस्पताल में जो बदहाली है उसको लेकर, जो बाहर से वापस हमारे प्रवासी भाई बहन आ रहे हैं उनके लिए बेहतर हेल्थ फैसिलिटी हो, उनको मिले, उसके बारे में अलग अलग PILs दाखिल हुई, जिनकी सुनवाई हो रही थी चीफ जस्टिस RS चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की बेंच के समक्ष। नैनीताल हाई कोर्ट ने ठीक उसी प्रकार से चाबुक चलाया है उत्तराखंड की राज्य सरकार पर, जिस तरीके से पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने चाबुक चलाया था केंद्र सरकार पर। और जो बात उन्होंने कही ठीक वैसी बात इन्होंने कही। उन्होंने जब कोविड की तैयारियों और ऑक्सीजन संकट के बारे में बहस चल रही थी तो वो खींच कर उन्होंने कहा, यू कैन बेरी योर हेड्स इन द सैंड लाइक एन ऑस्ट्रिच, वी कांट। मतलब कि आप शुतुरमुर्ग बनकर रेत में सिर छिपा सकते हैं, हम नहीं कर सकते। और उन्होंने तीरथ सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि जो तैयारियां हो रही हैं कोविड से लड़ने के लिए वे नाकाफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि एक अदृश्य शत्रु से आज हमारा तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है और सरकार शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर डालकर बैठी नजर आ रही है। कोविड के खिलाफ जो सरकार की कोशिशें हैं, जो तैयारियां हैं, वो नाकाफ़ी हैं। और उन्होंने अमित नेगी जो हेल्थ सेक्रेटरी है उनको लताड़ लगाई। आप यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने क्या कहा। सुनवाई के टाइम स्वास्थ्य सचिव, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है हमारे स्वास्थ्य की, उनके बारे में जानते हैं उनको क्या कहा गया। उन्हें पिछली सुनवाई में निर्देश दिए गए थे कि वो एफिडेविट दाखिल करें। उन्होंने आज एक एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र दाखिल किया, लेकिन अदालत इससे असंतुष्ट थी और हाई कोर्ट ने उन्हें 20 मई को फिर से एक डिटेल्ड एफिडेविट पेश करने को कहा गया है। अभी आगे बताऊंगी आपको कि उन्होंने उस एफिडेविट के बारे में क्या कहा। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने इतना बुरा एफिडेविट आज तक नहीं देखा। आपको बता दूं कि एक टिप्पणी जो उन्होंने करी वो आपको सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये आईना है, मिरर है, शीशा है, ये आईना है रोज शाम को तैयारियों के दावे का बड़ा तामझाम लेकर बैठने वाले आला नौकरशाह से लेकर उनके सहयोगियों के लिए। और अमर उजाला ने बताया है, मैं उनके हवाले से बता रही हूँ कि उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस चौहान ने कहा कि मैंने इतना घटिया एफिडेविट ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। और इसके साथ उन्होंने कहा कि ये बेहद आपत्तिजनक है कि राज्य सरकार अदालत को पूरी जानकारी देने से बच रही है, पूरी जानकारी देने के बजाय उसे अंधेरे में रखकर गुमराह करने की कोशिश कर रही है, यानी कि स्थिति साफ नहीं कर रही है, झूठ बता रही है, तथ्यों को छुपा रही है सरकार अदालत से। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जब सरकार के ये हाल हैं तब उन्हें अखबारों और इंटरनेट से सारी जानकारी जुटाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने राज्य सरकार उत्तराखंड के बारे में टिप्पणी करी। अदालत ने रामनगर में कोविड अस्पताल नहीं होने के बारे में जब कहा है तो वहाँ उसमें कहा गया कि हल्द्वानी में एक्स्ट्रा इंतज़ाम कर लिए जाएंगे। और इस आर्ग्यूमेंट के लिए जानते हैं क्या कहा हमारी माननीय उच्च न्यायालय ने? वे इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा कि अमित नेगी जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनकी नज़र में रामनगर में हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है और हल्द्वानी में आप एक्स्ट्रा इंतज़ाम कर देंगे और वो काफ़ी हो जाएगी। फिर कोर्ट ने कालाबाजारी पर भी तल्ख टिप्पणियां करी। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी को लेकर आप क्या कर रहे हैं, महामारी में दवाई, इंजेक्शन, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह की कालाबाजारी हो रही है, नकली दवा इंजेक्शन का गोरख धंधा चल रहा है और जो ऐसा कर रहे हैं उन पर हत्या का मुकदमा आप क्यों नहीं करते? ऐसा कठोर कानून होना चाहिए, क्यों नहीं कर सकते आप?
कोर्ट ने दवाओं की कालाबाजारी पर नोडल अधिकारी आईजी अमित सिन्हा आईपीएस से भी 20 मई तक कार्रवाई रिपोर्ट मंगवाई है। नैनीताल हाईकोर्ट की कुछ और टिप्पणियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस साल यानी कि 2021 के जनवरी में वैज्ञानिकों ने दूसरे लहर के लिए चेताना शुरू कर दिया था, दूसरे लहर के लिए। तब से लेकर आपने जो ज़रूरी तैयारियां थी वो नहीं करी, और अब आप बता रहे हैं लोगों को कि तीसरी लहर आ रही है, उसकी चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी लहर की तैयारी क्यों नहीं करी? और सरकार बताए कि दूसरी लहर की तैयारी उन्होंने नहीं करी, अब तीसरी लहर की बात कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं आखिर? चीफ जस्टिस ने कोविड जंग में जो ये हमारे पास सीमित रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ साल भर निकल गया, इतने लंबे वक्त से जो लोग, जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मी हैं, उनकी बहुत सराहना की, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, उनको हम जितना धन्यवाद करें वो कम है। कोर्ट ने टेस्टिंग लैब्स के बारे में भी कुछ कहा है सरकार को। आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि हमारे यहाँ टेस्टिंग लैब्स हैं कितने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो आपको टीवी पर दिखते हैं ना अपने थोपड़ों के साथ, वो केवल आपको ये बताते होंगे इतना पहले कुछ नहीं था अब बना। अरे महामारी पहली बार आई है तो पहली बार ही तो बनाओगे। अब सुनिए, वो कहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय कहता है, उन्होंने निर्देश दिए हैं कि टेस्टिंग लैब्स की संख्या आप बढ़ाइए, पहाड़ी क्षेत्रों में मोबाइल सेवा के जरिए जाइए और टेस्टिंग कराने की तैयारी करिए, ताकि लोगों को बुलाकर टेस्टिंग करने के बजाय आप पहाड़ों में जाएं, क्योंकि हमारा इलाका इस तरीके का है। और आईसीएमआर से इसके लिए परमिशन ले, ये सरकार का काम है कि आप परमिशन ले। उन्होंने ये भी कहा कि जो बात मैं बार बार कहती हूँ कि जो कॉलेजेस बंद हैं उनको कोविड सेंटर बनाने पर आप सोच सकते हैं, और रामनगर जैसे छोटे शहर जो हैं वहाँ पे हेल्थ सेंटर्स वॉर फुटिंग पर खोलने चाहिए, युद्ध स्तर पर खोलने चाहिए, और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सीधे विदेश से मंगवाए केंद्र सरकार, और उसके लिए परमिशन ले केंद्र से। राज्य सरकार सीधे विदेशों से मंगवाए और उसकी परमिशन केंद्र से ले, क्योंकि हर चीज़ तो आप जानते हैं ना केंद्र ने अपने कंट्रोल में कर रखा है, सेंट्रलाइज कर रखा है। इस बात से भी साफ हो गया होगा कि मोदी जी किस तरह हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार अगले 10 दिन के अंदर देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में सीटी स्कैन मशीन लगाए। देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए, ये माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है। हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी है, जो बात मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं खास करके आपको डर लगता है कि इन्फेक्शन ना हो जाए जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, और यही बात हाईकोर्ट ने भी समझी है और कही है। और उन्होंने कहा है कि जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनको अस्पतालों से हटाकर अलग जगह पे बनाएं, ये निर्देश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है, और कहा है कि सरकार कोविड अस्पतालों से जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनको हटाकर दूसरी जगह पर बनाने के बारे में सोचे। ये मेरे ख्याल से आप और मैं भी यही चाहेंगे। कोर्ट ने सरकार को ये भी कहा है कि जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं उनकी जल्दी से जल्दी आप भर्ती करें, और इसके उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। अब ये सरकार के ऊपर है कि वो क्या करती है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या करेगी। कोर्ट ने ये भी कहा है कि हरिद्वार में भारी संख्या में कोविड केसेस आ रहे हैं, लेकिन सुनिए ध्यान से, वहाँ पर एक भी सरकारी लैब, टेस्टिंग लैब नहीं है। हरिद्वार में एक भी टेस्टिंग लैब नहीं है। आपको याद है ना, कुंभ यहीं पे हुआ था, 91 लाख लोग कुंभ के लिए आए थे, 60 लाख या 61 लाख केवल अप्रैल के महीने में हरिद्वार आए थे, और वहाँ पर केसेस हुए हैं, वहाँ से वो केसेस गए हैं पूरी दुनिया में। ये बात कर रहे थे क्या है वो, मरकज़ के बारे में।
इन्होंने फैलाया इसको। और वहाँ पर आपको बता दूं कि एक टेस्टिंग लैब नहीं है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने जो कहा है, मैं केवल उससे आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में, ध्यान से सुन लीजिए मेरे साथियों, कि उत्तराखंड में कितने सरकारी टेस्ट लैब हैं। ये है प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाली सरकार जी, फेल्ड है, फ्यूज उड़ा हुआ है और काम करना आता नहीं। यहाँ पर उत्तराखंड में केवल 10 सरकारी टेस्ट लैब है और 27 प्राइवेट लैब्स हैं। इस पर कोर्ट ने कहा है कि लैब्स की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने ये भी बताया है, अब सुन लीजिए कि कितने सीटी स्कैनर हमारे राज्य में है, जानते हैं? 8। और ये संख्या कोविड से लड़ने के लिए बेहद कम है, हमारी माननीय उच्च न्यायालय ऐसा मानती है। उन्होंने कहा कि हर समय ये कहना, ये वित्तीय रोना कि फाइनेंसेस नहीं है, ये सब हमें ना बताए। सरकार जो ज़रूरी रिसोर्सेज हैं, जो आवश्यक संसाधन हैं, उनको जुटाने के लिए कार्य करे, उसमें हाथ ना खड़ा करे ये कहकर कि हमारे पास पैसे नहीं है। भाई इनके घर देखो आप कहाँ से निकल के आए। मैं एक एक का नाम अगर लेना शुरू करूं, और आज जिस आलीशान घरों में ये लोग रहते हैं, नेता बनने के बाद पैसा आ जाता है। ये कौन सा वाला तरीका है? नेता बनने के बाद अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके देखो ना, लोगों की सेवा करने आए हो। अब सुनिए, कोर्ट ने ये कहा है कि जल्द से जल्द सीटी स्कैन मशीन्स की संख्या बढ़ानी होगी। और सरकार को जो फटकार लगाई है उसमें एक बात खास है। उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा है कि हमने आपसे कहा था कि कुंभ मेला नहीं करना है, उसमें नियम कायदों के साथ करना था, है ना। उन्होंने कहा कि हमारे निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार ने कुंभ मेला होने दिया। पूर्णागिरि मेले में भी 20,000 लोगों को जुटने दिए। कोर्ट ने ये भी कहा है कि 4 धाम रोकने की बात हो रही है, लेकिन देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड जो है वो तैयारी करने में लगा हुआ है, एसओपी बना रहा है कि लोकल लेवल पर यात्रा किस तरह से आयोजित की जाए, उसकी तैयारी कर रहा है। और इसकी निगरानी सरकार कैसे करेगी, इसका जवाब भी सरकार दे दे। कोर्ट ने कहा है कि ऑनलाइन पोर्टल पर आईसीयू और ऑक्सीजन बेड को लेकर आप सही इंफॉर्मेशन अपडेट करते रहिए। अब देखिए, माननीय उच्च न्यायालय जब आदेश दे रहा और सख्त आदेश दे रहा है, तो हमारी राज्य सरकार क्या करेगी? वही करेगी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। जब उन्हें कहा कि आपके खिलाफ सीबीआई जो है इंक्वायरी करे, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहाँ मामला लटक गया, उनको क्लीन चिट नहीं मिली, उसमें सुनवाई नहीं हुई। अब जब माननीय उच्च न्यायालय में एक मैटर में बहस हुई थी और नदियों को जीवित व्यक्ति की तरह माना गया, लिविंग एंटिटी माना गया, तब भी हमारी माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध हमारी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। वहाँ पे तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली, प्रचंड बहुमत वाली तीरथ सिंह रावत TSR-2 की सरकार क्या करती है। व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी है, हॉस्पिटल्स गंदे हैं, वहीं पे मल मूत्र पड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनमें सफाई भी नहीं हो रही है। साफ करिए स्थिति, फंगल इन्फेक्शंस किस प्रकार से हो रहे हैं। कैसे खबरें आ रही हैं कि पहाड़ों में जगह जगह पर बुखार हो रहा है, लोगों को बुखार हो रहा है। टेस्टिंग ठीक प्रकार से हो रही है या नहीं, उन तक दवाई पहुंचाई जा रही है या नहीं। जहां हमें पता चल रहा है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, सरकार के नुमाइंदों को भी फ़ोन करते हैं, उनको भी कहते हैं, और वो जो कर सकते हैं अपने लेवल पे बेचारे वो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी नहीं है। सरकार का नाकारापन हम देख चुके हैं। सरकार का नाकारापन ये भी है कि TSR-2 यानी कि तीरथ सिंह रावत जो हैं वो TSR-1 से भी आगे बढ़कर हैं। जब उन्होंने कुंभ को होने दिया और पूरे देश में इस महामारी को फैलाया और लॉकडाउन के लिए लोग बोलते रहे और ये लॉकडाउन का फैसला करने में इतना समय लगा रहे थे। अब आप मुझे बताइए, ये 4 धाम यात्रा किस बात की? आप लोगों के हाथ में पैसा दीजिए, आप भीख मांगिए, आप लूट के लाइए कहीं से,
उससे हमें नहीं लेना देना। आपके जो नेताओं ने इतने सारे घर बना रखे हैं, इतने बड़े बड़े घर बना रखे, कैसे बनाए? बिजनेस है उनका। जो टीचर था आज केंद्र में मंत्री है, उसकी जवाबदेही नहीं है। उसकी बेटी का एक आयुष कॉलेज भी है। राज्य में एक मंत्री है जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे और आज भाजपा के मंत्री हैं, उनके बेटे का भी एक आयुष कॉलेज है, उनके भी तमाम घर हैं। और इससे आगे तो मैं नहीं कहती हूँ, आप सब जानते हैं, उनके तो तमाम परिवार भी हैं। लेकिन इतना पैसा जब आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं तो अब लोगों की सेवा कौन करेगा? कोई भगोड़ा होता है फौज का, मगर बच्चे पढ़ते हैं बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों में और फिर वो बन जाते हैं मंत्री, है ना? और इतना पैसा, बेइंतहा पैसा कि खबरें सबको होती हैं कि ये शराब पिलाता है, और आप लोग भी तो पीते हैं, आप लोग भी तो उसी का खाते हैं। सवाल कैसे उठाएंगे? क्योंकि आप अपने आप को बेच देते हैं साथियों। और आज के समय में ये दिखाई दे रहा है कि क्योंकि आपने भी अपने आप को बेचा है इन लोगों के हाथों, इनकी शराब, इनका पैसा लेकर इनको वोट दिया है, इनके अपराध में आप उतने ही हिस्सेदार हैं जितने कि ये हैं। आप सवाल नहीं कर सकते, आपका गुस्सा है मगर अंदर ही रखना पड़ रहा। लेकिन जिन लोगों को इनसे कोई लेना देना नहीं है, वो गुस्सा हम देख रहे हैं। मैंने एक तस्वीर और देखी थी जो वीडियो मैं आपको डालूंगी कुछ देर पहले। मुख्यमंत्री आखिर क्या करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री को फीता काटने की पड़ी हुई है। पहले जो किट थे उस पे तीरथ सिंह रावत की फ़ोटो नहीं थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत की फ़ोटो थी, तो उसको हटवाया गया। उसमें से ऑक्सीमीटर गायब हो गए। आज तक मुझे पता नहीं चल रहा कि उसमें ऑक्सीमीटर डाले गए हैं या नहीं। वो ऑक्सीमीटर कहाँ गए मैं जानना चाहती हूँ अपनी सरकार से। सरकार के साथ मैं खड़ी हूँ, सरकार का सहयोग करूंगी, सरकार का साथ दूंगी और लोगों को जागरूक भी करती रहूंगी, लोगों को ये बताती भी रहूंगी कि आपको सही करना है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या सुनना चाहती है? सरकार को मैं बताना चाहती हूँ, राज्य सरकार समझ ले कि आप सक्षम नहीं हैं, आपके अधिकारी सक्षम नहीं है। ये पहाड़ हमारा है, हमने आपको चुन के बैठाया है, लेकिन आपको सुननी हमारी पड़ेगी। क्योंकि जब आप हमारी सुनेंगे, हम पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी पढ़ी लिखी और आपकी डिग्री हम देखते हैं। पढ़ा लिखा होने का मतलब कोई डिग्रियां नहीं होती, डिग्रियां तमाम मेरे पास है, लेकिन उनसे मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। इसलिए पढ़ी लिखी अपने आप को मानती हूँ क्योंकि मैं चीज़ों को देख कर समझने की कोशिश करती हूँ और हर एक से सीखने की कोशिश करती हूँ। ऐसे नहीं समझती कि मुझे सब कुछ आता है, नहीं आता मुझे सब कुछ। हर रोज गलती करती हूँ, हर रोज सीखती हूँ, लेकिन गलतियाँ इतनी महंगी नहीं करती हूँ कि किसी की जान चली जाए जैसे आप कर रहे हैं। अस्पतालों में गंदगी क्यों है? दून अस्पताल में गंदगी है, उसको साफ करवाइए। हर अस्पताल के बाहर LIU को लगाइए ताकि कहीं पर भी कालाबाजारी ना हो। बेड्स के मामले में, एम्बुलेंस के मामले में मैं फिर कहूँगी कि सफाई कर्मियों को भी इनॉक्यूलेशन उनका होना चाहिए और साथ ही जो लोग अंतिम संस्कार कर रहे हैं मृतकों का, उनका भी वैक्सीनेशन करवाइए। और ये देखिए कि किसी को कोई लूटे ना। जो PPE किट्स है उनका डिस्पोजल किस प्रकार से हो रहा है ये करवाइए। ऑक्सीजन की कमी जो है वो नहीं होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं, पता नहीं क्या होगा आगे। लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए इंतज़ाम करिए। केवल कहीं से आ जाएंगे, आ रहे हैं, हम ला रहे हैं, काफ़ी नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि कल मैंने इस बात को उठाया था कि माला राजलक्ष्मी शाह जी जो मेरी सांसद है वो मिसिंग है, गायब है। आज देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे वो वाले उनके जो आदेश हैं वो भेज रहे हैं जिसमें उन्होंने पैसा रिलीज कर दिया। आप अभी तक सोई हुई थी, पैसा रिलीज क्यों नहीं कर रही थी? और आपने कर दिया, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन काफ़ी नहीं है। बहुत बहुत आपने मज़े करे, आप सांसद बनी, जीवन भर के लिए आपको याद रखा जाएगा, उसके बाद भी आप सांसद के रूप में याद करी जाएंगी। लेकिन अब ज़रूरत है कि चाहे वो अजय भट्ट हो, चाहे वो अजय टम्टा हो, या माला राजलक्ष्मी शाह हो, अनिल बलूनी जी हो, कोई भी हो, आप सब में से, और साथ ही आपके जितने विधायक हैं वो किसी भी पार्टी के विधायक क्यों ना हो, अपने अपने क्षेत्र में आप जाइए, अपने अपने क्षेत्र का जायजा लेंगे तो कालाबाजारी कैसे हो जाएगी? आप मुझे बताइए, अगर हर क्षेत्र का जो विधायक है, सांसद है, अपने क्षेत्र में रहेगा तो पुलिस भी तो अलर्ट रहेगी।
हरिद्वार की कुछ तस्वीरें देखी थी जहाँ पे पुलिस वाले कुछ गरीबों को पीट रहे थे। ये नहीं होना चाहिए। संवेदनशीलता सबको दिखानी पड़ेगी। और हमारी पुलिस बहुत बेहतरीन पुलिस है। उन्होंने पिछले लॉकडाउन में भी बहुत अच्छा काम किया था, इस लॉकडाउन में भी मुझे पता है कि बहुत अच्छा काम करेंगे और अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन संयम बरत के रखिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो तुरंत उसके खिलाफ एक्शन ले डीजीपी महोदय, ताकि एग्जाम्पल सेट हो जाए और लोगों का आप पर भरोसा रहे। क्योंकि मैं एक बात आपको बता रही हूँ कि लोगों का भरोसा उत्तराखंड की पुलिस पर है और उसको बनाए रखने के लिए आपको संवेदनशीलता के साथ काम करना पड़ेगा। लोगों की जो मुश्किलें हैं उन्हें समझना पड़ेगा। आज एक वीडियो देखी एक लड़की की जो पुलिस वालों से बहुत बुरी तरह से बात कर रही थी। उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी समझिए कि हो सकता है वो कुछ कह रही है कि मोबाइल का कुछ करवाने जा रही है। नौकरी है, आपको ऑनलाइन जाना पड़ता है। अगर काम नहीं करेगा तो नौकरी चली जाएगी ना। तो थोड़ी संवेदनशीलता आप भी दिखाइए। इतनी मदद करी है, थोड़ी सी कर दीजिए। और लोग अगर गुस्सा करें तो समझिए कि लोग परेशान हैं, उनका गुस्सा जायज़ भी है। क्योंकि स्थितियां खराब अगर हुई हैं तो ये जनता की वजह से नहीं हुई है। जनता अगर कैजुअल हुई है, आप कहेंगे कि जनता की जिम्मेदारी। जनता की जिम्मेदारी तो तब होती ना जब नेतृत्व ये कहता कि स्थिति नहीं ठीक हो है और ना ही ठीक होने वाली है। आने वाले समय में सावधान ये घर में खाली बोल देने से और फिर इलेक्शन रैली कर देने से और फिर कुंभ कर देने से आप क्या मैसेज भेज रहे थे? गलती आपने करी है, अब स्थितियों को ठीक आप करेंगे। आप स्थिति को संभाल नहीं सकते तो मैं फिर कह रही हूं, आपके साथ हम खड़े हैं। क्योंकि ये युद्ध है और ये युद्ध एक अदृश्य शत्रु के साथ है और इस युद्ध को हम सबको मिल के लड़ना होगा। आपके बस की नहीं है कि आप कर सके, क्योंकि अधिकारी आपकी नहीं सुनते। आपको पता नहीं कि क्या करना है, क्योंकि आप अधिकारियों के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए ज़रूरत है कि जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उन सबको साथ लेकर चलिए। सब कोई अपने अपने क्षेत्र में काम करेगा। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम आके आपके ऑफिस में आए, मीटिंग करें, फोटो खिंचाए। फोटो नहीं चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी एक और वीडियो देखी, कल प्रेमचंद अग्रवाल जी विधानसभा अध्यक्ष की वीडियो देखी कि किस प्रकार से एक महिला का गुस्सा फूटा। गुस्सा फूटेगा, अब ये तो शुरुआत भर है। देखिए कि कैसे कैसे आने वाले समय में क्या क्या होता है आप लोगों के साथ। देखिए, क्योंकि आपने करी है स्थिति खराब, आपने लोगों के जीवन को खतरे में डाला है, आपको जीवन रक्षक बनाया था, इसीलिए सरकार में बिठाया था। आज वही लोग आपको पलट के जवाब दे रहे हैं। और मैं लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग समझिए कि आपने इस सरकार को चुना था, क्यों चुना था इस सरकार को, कभी सोचिएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी सरकार को चुन सकते हैं। एक सरकार से नाराज होकर आपने इनके प्रोपेगेंडा एजेंडा पर जाकर इन्होंने जो नैरेटिव सेट किया, आपने इनको चुन तो लिया, पर साथियों आप ये भूल गए कि ये एजेंडा और प्रोपेगेंडा वाली सरकार आपका काम करेगी या नहीं। आप बड़े खुश हुए कि एक समुदाय के लोगों को ये आउट कर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता वो अभी भी ये हिंदू मुस्लिम करने में से बाज नहीं आ रहे। ऐसे बहुत और भी होंगे, मगर उस नेता को ज़रूर कहना चाहती हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं आप उसके एडमिन भी हो सकते हैं, लेकिन आप उसमें डालिएगा नहीं दोबारा से। क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था ना, अगली बार शायद उस जो कुछ आप उसमें लिखेंगे वो मैं बाहर डालूंगी, फेसबुक पे भी डालूंगी। थोड़ा तमीज़ से रहिए, हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दीजिए। ये देश सबका है, गंगा जमुनी तहजीब वाला। आपने मरकज़ वालों को कैसे बदनाम किया था, हर हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया। हमारे तो पिछले वाले मुख्यमंत्री झूठे थे, कह रहे थे कि उत्तराखंड में पहले केसेस जो है वो जमाती लेके आए। इतना बड़ा झूठ, जबकि पहले 3 केसेस स्पेन से लौटे हुए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ट्रेनीज थे। मगर झूठ बोलना है और इसीलिए हट गए। लेकिन हटे क्यों? क्योंकि वो कुंभ रिस्ट्रिक्टिव तरीके से कराना चाहते थे और मोदी जी नहीं चाहते थे। तो आपने तो मोदी जी को चुना ना। अब मोदी जी कहाँ है साथियों? आप मुझे बताइए कि मोदी जी हैं कहाँ, क्या कर रहे हैं आपके लिए? वो तो इलेक्शन रैली कर रहे थे बंगाल में, आप बड़े खुश हो रहे होंगे, मगर चपत पड़ गई ना वहाँ पे, बहुत अच्छी चपत पड़ गई। दाढ़ी बढ़ाई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, होना भी नहीं है। माँ गंगा को मैला किया है, भगवान राम को अपमानित किया है। राम तेरी गंगा मैली कर दी। राम नाम सत्य है, यही सुन रहे हैं। आपके भी तो जानने वाले बहुत सारे लोग चले गए होंगे ना साथियों। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, आपको एक और चीज़ कहना चाहती हूँ। आज भी आपने लोगों को बैठा के रखा, उनका आपको टीकाकरण स्टार्ट करवाने के बजाय आपको फीते काटने का शौक पड़ रहा है। इस वक्त लोगों की ज़िंदगी से ज़्यादा आपको पॉलिटिक्स खेलने की ज़रूरत पड़ रही है। आपकी इमेज तो वैसे ही जैसी है वैसी रहेगी ना, बदल नहीं जाएगी। लेकिन कम से कम इस वक्त फीता काटने के बजाय लोगों की जानों को बचाने के बारे में सोचिए। और आप सभी को कहना चाहती हूँ कि
हम सब कोशिश करते हैं कि लोगों की जान बच जाए। नहीं पता हमें कि किसकी जान किसकी वजह से बच गई, और जानने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें कोशिश करनी है कि हम लोगों की जान बचा सकें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर जाएं तो डबल मास्क लगाएं। डर है और डरना चाहिए। जो कहता है डरो मत, मैं उन्हें कहती हूँ डरना है। डरेंगे तो ही घर में रहेंगे, और डरेंगे तो मरेंगे नहीं, क्योंकि ये बीमारी है, ये खतरे की घंटी है जो इंतज़ार कर रहा है हमें अटैक करने का। बहुत मुश्किल समय है, मगर जिस सरकार को आपने चुना ना साथियों, उस सरकार की वजह से है, क्योंकि आपने राम मंदिर, आपने मंदिर मस्जिद, आपने पाकिस्तान से लड़ना, हिंदू मुस्लिम, इसी पर तो वोट दिया। तो अब आपको वही तो मिला। आपने अस्पताल मांगे थे, आपने शिक्षा मांगी थी अपने बच्चों के लिए, आपने अपने लिए अच्छी व्यवस्था मांगी थी। जब नहीं मांगी तो जो आया उसने वो किया जिससे आप भ्रमित हो सकते थे, जिससे जो बातें आप सुनना चाहते थे। हर एक व्यक्ति को अच्छा लगता है कि उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करें। जानते हैं, जो लोग खराब मैसेजेस लिखते हैं ना, मैं उन्हें पढ़ती नहीं, लेकिन मैं उन्हें रहने देती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं इसे डिलीट कर दो। क्यों करूँ? अरे ट्रोल आर्मी है, मेरे पेज को रोका हुआ है, और अगर ट्रोल आर्मी ये करेगी तो और लोग आएंगे। मैं क्यों रोकूं भाई, आने दो। कम से कम कोई तो कुछ समझदारी करेगा, किसी को तो समझ आएगी। और ये जो भक्ति है ना तुम लोग करते हो बेशर्मी वाली, मोदी ने सत्यानाश कर दिया देश का, सत्यानाश। और उसी मोदी की ये रिमोट कंट्रोल वाली सरकार जो खुद कुछ नहीं कर सकती, हमारी हवा में जहर घोल दिया। जो ऑक्सीजन कहते थे ना पहले कि हवा में ज़िंदगी है, बाहर जाओ, घूमो फिरो, घर में मत बैठो, आज उस हवा में जहर है। ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर ज़िंदगी है, और अगर ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर फंगस हो जाए तो वहाँ पे भी मौत है। शायद भगवान हमें सज़ा दे रहे हैं किसी चीज़ की, मगर आइए, अगर अभी भी समझदारी करेंगे, मिलकर इस लड़ाई को करेंगे, हिंदू मुस्लिम बंद कर देंगे, और ये सोचेंगे कि हम हर व्यक्ति को कैसे बचाएं, अपने देश को कैसे संभालें, तो शायद बच सकते हैं। बताइए, 2 कंपनीज़ को केवल जो वैक्सीन बनाने की परमिशन है वो मिली हुई है। एक कंपनी को हम और दे सकते थे, फाइज़र को, मगर अनाप शनाप के रूल ये वो करके उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब दे रहे हैं। अगर यही समझदारी पहले की होती तो 3 वैक्सीन्स होती, स्पुतनिक आ जाती। लेकिन इसके अलावा मैं बार बार कहती हूँ कि जब 1971 में हमारे यहाँ की 19 कंपनियाँ ग्लोबल लेवल की वैक्सीन्स एक्सपोर्ट कर रही थी, तो अब क्यों नहीं? और अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारी सरकार इस जो भी उसका फॉर्मूला है उसको पेटेंट करवा के अधिक से अधिक कंपनी से इसे बनवा के अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करवाए। आपको लगता है कि मेरा आइडिया गलत है? क्या लगता है आपको कि जो बात मैं कह रही हूँ ऐसा हो नहीं सकता? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर हमारी सरकार चाहे तो ऐसा हो सकता है। अगर सरकार को समझ आ जाए कि उनसे सब अनाप शनाप अगड़म बगड़म सब गड़बड़ घोटाला हो गया है, गड़बड़ झाला हो गया है, और उनके दिमाग काम करने लगे, तो वो हमारी बातों को सुनेंगे। हर व्यक्ति इस वक्त परेशान है। इस वक्त जब आमने सामने होते हैं कांग्रेस भाजपा वाले, तब लड़ाई शुरू होती है। अभी देखिएगा इस पोस्ट पे कैसी कैसी बकवास लिखी जाएगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारे जैसे चीटी मकौड़े उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना लिखना चाहते हो लिख लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर दम नहीं है, बेदम हो तुम। और मेरे अंदर शक्ति है, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं डरती नहीं, मैं सावधानी बरतती हूँ बीमारी से। मगर तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़े तेल चट्टों से मैं नहीं डरती। तेल चट्टे भी बेहतर होते हैं तुमसे। तुम तो वायरस हो, बीमारी हो, जो पूरे देश को हो गई है। और आखिर भी उत्तराखंड में मैं ज़रूर कहूँगी कि मीडिया का रोल इतना ख़राब नहीं रहा है, और जो राष्ट्रीय लेवल की मीडिया है उनका रोल आप जानते हैं, कैसे बैठाकर वो लोगों को लड़वाते हैं, और आपको कितने मज़े आते हैं। आप वही चैनल देखते हो जहाँ लड़ाई होती है, आपको भी मज़े आते हैं। इसी वजह से तो आप लड़ रहे हैं। और मोदी जी जानते हैं कि भारतवासियों को लड़ाई झगड़ा पसंद है, इसलिए इनसे कुश्ती करा लो, बॉक्सिंग करा लो, और खो खो भी खिलवा लो।
और अब बस खो खो में खो जा रहे हैं लोग सारे। इसलिए समझदार बनिए और सोचिए कि आपने क्या मांगा था, आपको क्या मिला। वही मिला जो मांगा था। लेकिन समझदारी इसी में है कि जिस सरकार को आपने चुना है उसकी जिम्मेदारी तय करिए। उन्हें कहिए कि हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन फ्री दी जाए। इस समय जब लोगों की नौकरियां चली गई हैं तब वैक्सीनेशन की आवश्यकता है। वैक्सीनेशन फ्री होनी चाहिए, हर एक को मिलनी चाहिए और हर व्यक्ति का ये अधिकार है। क्योंकि भारत इन अमीर नेताओं के, जो नेता अमीर बने हैं अपने दम पे नहीं, नेता बनने के बाद आपके और मेरे पैसे से, आलीशान बंगले जो इन्होंने बनाए हैं आपके और मेरे पैसे से, अपनी मेहनत से नहीं। हम मेहनत करते हैं ना दिन रात, ये क्या करते हैं? नेतागिरी, और उससे पैसे बन जाते हैं। जिन्होंने पैसे इस रास्ते से कमाए हैं उनसे सवाल करिए और सावधान रहिए, इधर उधर बिल्कुल ना जाइए। और ये देखिए कि किस प्रकार से ये जो पत्थर है ना, ये आप पर पड़ने वाले हैं अगर आपने बोला नहीं। जी, इसलिए बोलना शुरू करिए और इस सरकार की जवाबदेही तय भी करिए। इनको जवाबदेह बनाइए, इनकी जिम्मेदारी तय करिए। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। नमस्कार।